हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अपने घर पे ठीक होंगे। देखिए बेटा, अपन पढ़ रहे थे फिनोल। प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था फिनोल के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली अपन ने ESR को डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन डेवलपिंग हो रहा था। नेक्स्ट थर्ड जो प्रकार की टाइप की रिएक्शन है फिनोल की, संघनन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखिए बेटा, इसमें क्या होता है। फर्स्ट, एसीटोन से क्रिया, एसीटोन से क्रिया। देखो बेटा, एसीटोन कीटोन है, C डबल बॉन्ड, ये आपके पास एसीटोन। क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन करवा दी किससे बेटा? 2 मोल ऑफ फिनोल, फिनोल के दो अणुओं से। फिनोल के दो अणु लिए अपन ने, इससे रिएक्शन करवा दी। प्रेजेंस किसकी बेटा? सामुद्रिक H2SO4। क्लियर है। तो आपको पता है ये क्या करेगा, यहां से जल को एलिमिनेट कर देगा और आपके पास जो कंपाउंड बनता है उसे अपन कहते हैं बेटा बिस्फिनोल है। क्या बना आपके पास? आपके पास बना OH, OH, साथ में CH3, CH3, इसके साथ आपके पास ये और ये। क्लियर है। अटैच हो गया आपके पास, इसका निर्माण हो गया बिस्फिनोल ए। बिस्फिनोल ए का निर्माण हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड, डाई एजोनियम लवण से क्रिया। अब आपने पढ़ा डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सेकंड में रिएक्शन में पढ़ा था आपने। ये देखिए बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी बेटा? फिनोल से। और तो फिनोल से करवाएंगे तो यहां से क्या होता है बेटा? HCl का विलोपन बाहर, आपके पास इसका निर्माण हो गया N डबल बॉन्ड N और OH। तो ये हो गया बेटा आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्लियर है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है, इसका उपयोग अपन करते हैं बेटा डाइस के रूप में आता है, रंजकों के रूप में ये काम में आता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, थर्ड रिएक्शन, थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया, थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। देखिए बेटा, थैलिक एनहाइड्राइड से फिनोल कैसे कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है। अब देखो इस रिएक्शन में, देखो बेटा मैं आपको बताता हूं कि थैलिक एनहाइड्राइड होता क्या है। ये आपके पास COOH, इसे आप थैलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहलाता है बेटा? ये थैलिक एसिड कहलाता है। इसे क्या कहते हैं बेटा? ये थैलिक अम्ल है। अब देखो बेटा, जब इसको हीट करते हैं तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है। और आपको पता है जब एसिड से वाटर निकलता है तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। थैलिक एसिड से निकला तो क्या हो गया बेटा? थैलिक एनहाइड्राइड। ये जो बना है इसे आप कहते हैं बेटा थैलिक एनहाइड्राइड। ये है आपके थैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर। अब देखो इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अपन किससे कराएंगे बेटा? फिनोल से। देखिए OH, ये आपके पास क्या है बेटा? फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किससे?
प्लस इसकी रिएक्शन करवा दी थैलिक एनहाइड्राइड से। उपस्थिति किसकी रहती है? उपस्थिति रहती है बेटा सांद्र H2SO4। अब आपको पता है सांद्र H2SO4 की रिएक्शन अगर अपन बात करते हैं तो यहां से क्या हो गया -H2 निर्जलीकरण हो गया, जल का यहां से क्या हो गया बेटा निष्कासन हो गया। तो अब देखिए बेटा आपके पास क्या फॉर्मेशन हुआ, आपके पास C डबल बॉन्ड O C, ये ऑक्सीजन अटैच। अब कार्बन की जो दो वैलेंसी खाली हो रही है उन दोनों पे क्या जुड़ जाएगा बेटा 2 मोल ऑफ ये क्लियर। ये आपके पास बन गया कौन सा कंपाउंड फेमस फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन, जिसका उपयोग करते हैं अपन सूचक के रूप में जब अपन टाइट्रेशन करते हैं लैब में, तो ये सूचक के रूप में इंडिकेटर के रूप में अपने पास क्या आता है बेटा काम में आता है। फिनोप्थेलिन का निर्माण हुआ, थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन आपने किससे करवाई फिनोल से, तो किसका निर्माण हुआ बेटा थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन फिनोल से कराई, तो फिनोप्थेलिन सूचक के रूप में अपने काम में आता है, इंडिकेटर के रूप में काम में आता है फिनोप्थेलिन। अब देखिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास फोर्थ फॉर्मेल्डिहाइड हाइड से क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया। इस रिएक्शन को नाम देते हैं बेटा लेड्रर मेनासे अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं बेटा लेड्रर मेनासे रिएक्शन। क्या नाम देते हैं बेटा इसको लेड्रर मेनासे अभिक्रिया नाम दिया जाता है। क्लियर है। देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी बेटा। अब देखिए बेटा इसमें आपके पास फिनोल है, जब आप फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं किससे फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड को मैं लिख दूं CH2O। क्लियर है, HCH होता है फॉर्मेल्डिहाइड CH2O, यहां पे H लगा हुआ है, यहां या तो क्षार होगा या क्या होगा बेटा या अम्ल। दुर्बल क्षार या दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है बेटा आपके पास ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी, क्या बेटा ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल प्लस साथ में क्या बना बेटा पैरा हाइड्रोक्सी। क्लियर है। साथ में आपके पास क्या बना बेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। किसका निर्माण हो गया बेटा पैरा हाइड्रोक्सी। अगर अपन बात करते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, ये आपके पास बेंजील एल्कोहल, ये क्या है बेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ CH2OH को यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा। तो ये क्या है इसके अगर अपन बात करते हैं पैरों में है या सीधा अपन यही लिख देते हैं इसको ऐसे CH2OH। तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल का आपके पास क्या हो गया बेटा निर्माण हो गया। क्लियर है। अब देखो बेटा इस अभिक्रिया में जब इन दोनों का कंडेंसेशन होता है, इन दोनों का संघनन होता है, तो आपके पास निर्माण होता है मोस्ट फेमस। इन दोनों का जब संघनन होता है तो आपके पास एक निर्माण होता है बेटा मोस्ट फेमस कंपाउंड क्रॉस लिंक पॉलीमर, जिसे अपन कहते हैं बेटा बेकेलाइट। क्या कहते हैं बेटा उसे बेकेलाइट। उसमें पहले नोवेलेक वगैरह का फॉर्मेशन होता है, वो अपन पॉलीमर में और डिस्कस करेंगे। इसमें सीधा सा यहाँ पे किसका निर्माण होता है बेटा बेकेलाइट का। बेकेलाइट एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। देखो
अब देखिए आपके पास ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का निर्माण हुआ, क्रॉस लिंक्ड, जिसे अपन कहते हैं बेटा बेकेलाइट। क्या कहलाता है बेटा ये? बेकेलाइट। इसे अपन बेकेलाइट कहते हैं, क्रॉस लिंक्ड। आपको दिख रहा है क्रॉस पढ़ के, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग कई बार पूछता है। ये बेकेलाइट बना, बेकेलाइट का उपयोग अपन जो ये अपने विद्युत के स्विच वगैरह होते हैं उनमें अपन इसका बहुत टाइप से उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आपके पास किसका निर्माण हुआ बेटा? बेकेलाइट का निर्माण हो गया। तो ये थी फिनोल की संघनन अभिक्रियाएं, और इसी के साथ आपके पास फिनोल कंप्लीट हो गया है। अब अपन डिस्कस करेंगे ईथर, जो इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिनोल, एल्कोहल, ईथर। एल्कोहल, फिनोल और ईथर, तो एल्कोहल पढ़ लिया, फिनोल पढ़ लिया, आप क्या पढ़ेंगे बेटा? ईथर। ईथर क्या होता है, उसकी वर्गीकरण क्या है, उसका नामकरण क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब का डिस्कस करेंगे आज अपन अपने के जो लेक्चर है। इसी लेक्चर में स्टार्ट कर रखा है अपन ने, व्हाट आर द ईथर्स, ईथर्स होते क्या है। देखिए बेटा, अगर अपन बात करते हैं, आपने देखा होगा HOH, एल्कोहल के टाइम भी मैंने बात की थी, ये क्या है बेटा? वाटर है, जल का अणु है। क्लियर है? जल में से अगर एक हाइड्रोजन 18 प्लस R जुड़ा, एल्किल समूह जुड़ा, तो क्या बना बेटा आपके पास? ROH। क्लियर? ये एल्किल समूह है, एल्किल समूह। ये एल्किल समूह जुड़ा तो क्या बन गया बेटा आपके पास? आपके पास बन गया एल्कोहल। क्लियर? क्या बन गया बेटा? एल्कोहल। और अगर मैं एल्कोहल के भी एक हाइड्रोजन जो बचा हुआ उसको उठा के क्या कर दूं बेटा? एल्किल समूह जोड़ दूं, एल्कोहल को भी उठाकर क्या कर दूं बेटा? एल्किल समूह जोड़ दूं, तो जो आपके पास कंपाउंड बनता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? ईथर। ये क्या कहलाते हैं बेटा? ईथर कहलाते हैं। इन्हें आप क्या कहते हैं बेटा? ईथर। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज ईथर। इन्हें आप क्या कहते हैं बेटा? ईथर। इसका मतलब क्या हुआ? ईथर जल के एक और दो लगे ना जल पे, ईथर जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न तथा एल्कोहल के मोनो एल्किल, एल्कोहल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। देखिए बेटा, मतलब जल से दो एल्किल समूह थे, तब क्या बना आपके पास? ईथर। और एल्कोहल से कितना? मोनो, मतलब एक एल्किल समूह उठा तो क्या बना आपके पास? ईथर। तो ईथर जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न और एल्कोहल के क्या होते हैं बेटा? मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। कौन बेटा? ईथर। अब देखो, ईथर की अगर अपन बात करते हैं तो इनका वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण। अब आपको पता चली गया बेटा, ROR, R एल्किल समूह होगा, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, आइसोब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी हो सकता है, एक्सिल, पेनिल वगैरह कुछ भी लग सकता है यहाँ पे। ये एल्किल समूह होंगे या एरिल समूह भी हो सकते हैं। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे बेटा? ईथर्स कहलाएंगे। इन्हें ईथर कहते हैं। वर्गीकरण, वर्गीकरण में अगर अपन बात करते हैं तो ईथर दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक तो सरल ईथर, सिंपल सरल ईथर, और एक होता है मिश्रित, मिक्स्ड ईथर, मिश्रित ईथर। अब देखिए बेटा, सरल ईथर में क्या होता है? जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह, जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह समान हो, एल्किल समूह क्या हो बेटा? समान। जैसे अगर अपन बात करते हैं फॉर एग्जांपल CH3O, CH3, CH3, CH2O, CH2, CH3, आगे बात करेंगे कि एग्जांपल की। ये देखो, दोनों एल्किल समूह ऑक्सीजन से जुड़े समान है तो वो सरल ईथर। और मिश्रित ईथर में जब ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह
ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। देखो बेटा उसे क्या कहेंगे? मिश्रित। देखो कैसे, CH3O CH2 CH3। देखिए आपको एक तरफ एक कार्बन का मेथिल समूह, दो तरफ दूसरे कार्बन का ऑक्सीजन के इधर एथिल समूह, तो अलग अलग हो गए दो एल्किल समूह। तो ये क्या हो गया? ये आपके पास कौन सा ईथर हो गया बेटा? ये मिश्रित ईथर। जैसे और एग्जांपल दे दूं, इथिल और CH2 CH2 CH3, ये क्या हो गया? प्रोपिल। क्लियर है बेटा? तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? इसे आप कहेंगे बेटा मिश्रित ईथर कहेंगे। ये क्या कहलाएगा बेटा? मिक्स्ड ईथर कहलाएगा। इसमें आपके पास एक तरफ एरिल भी हो सकता है और एक तरफ एल्किल भी हो सकता है। इसे आप क्या कहेंगे बेटा? मिक्स्ड ईथर कहेंगे। अब देखो बेटा, ये तो अपने ने पढ़ा कि ये वर्गीकरण कैसे, क्लासिफिकेशन इनका ऐसा होता है। क्लासिफिकेशन ईथर का क्लासिफिकेशन ये होता है। ईथर होते क्या है? इनका क्लासिफिकेशन। अब अपने पास कंपाउंड आ गए कि ये कंपाउंड ईथर होते हैं, तो अपन क्या करेंगे बेटा? इनका साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम, मतलब इनका क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नामकरण। ईथर का इनका क्या करेंगे बेटा? अपन नामकरण करेंगे। अब नामकरण क्या होता है? साधारण और आईयूपीएसी। देखो साधारण नामकरण, तो साधारण जो नामकरण होता है ईथर का, वो क्या होगा बेटा? ईथर को क्या कहते हैं? एल्किल ईथर। एल्किल जो समूह का नाम एल्किल ईथर, साधारण भाषा में इस ईथर को क्या कहते हैं बेटा? साधारण भाषा में ईथर को एल्किल ईथर कहा जाता है। मतलब जो एल्किल समूह उसका नाम साधारण सा, और फिर आगे लगा देते हैं क्या बेटा? ईथर। देखो जैसे CH3O CH3। देखिए बेटा, अब आपके पास मेथिल दो समूह है। अब दो है तो क्या लग जाएगा? पहले डाई, क्लियर है? डाई मेथिल, और आगे क्या लग गया बेटा? ईथर। डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर लग गया। नेक्स्ट देखो बेटा, CH3 CH2O CH3। अब एक तरफ मेथिल है, एक तरफ क्या है बेटा? एथिल। तो अब जो अल्फाबेट में ABCD में जो आपके पास पहले आएगा उसको आप पहले लिखेंगे, दूसरे को क्या लिखेंगे बेटा? बाद में लिखेंगे। तो एथिल और मेथिल में E और M, तो E पहले आएगा तो क्या होगा बेटा? एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। अब जैसे क्लियर, ये हो गया। तो ये दो मेथिल एथिल समूह आ गए, तो क्या हो गया बेटा? डाई एथिल ईथर। देखो बोर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है डाई एथिल ईथर की संरचना बनाइए, या यूं कह देता है कि डाई एथिल ईथर का यूपीएससी नाम लिखिए। तो बेटा आपको क्या है ना, आप क्यों सोच रहे हैं कि कॉमन नेम तो ऐसे ही होते हैं, कॉमन नेम नहीं बेटा, कॉमन नेम में भी बहुत सारी चीजें छुपी रहती है। तो आपको प्लीज आप कॉमन नेम और आईयूपीएससी दोनों का ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कॉमन नेम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो केवल आईयूपीएससी को ही ध्यान देते नहीं बेटा। जैसे आपको सीधा एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू या सीधा एक क्वेश्चन ही ऐसे डाल दिया, ऐसे कहा कि डाईएथिल ईथर का आईयूपीएससी नाम लिखिए, राइट डाउन द आईयूपीएससी नेम ऑफ डाईएथिल ईथर। अब डाईएथिल ईथर आपको पता नहीं, कॉमन नेम में हमने नहीं पढ़ा ढंग से, तो उसको नहीं पता, तो इसलिए आपको कॉमन नेम का भी क्या होना चाहिए बेटा? पूरा नॉलेज होना चाहिए। देखिए और बता रहा हूं मैं आपको, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। अब देखिए आपके पास एक तरफ प्रोपिल है, एक तरफ क्या है बेटा? एथिल। तो एथिल और पी दोनों में से कौन आएगा? एथिल। एथिल प्रोपिल ईथर। ये आपके पास एथिल प्रोपिल क्या हो गया बेटा? ईथर हो गया। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं बेटा? इनका साधारण नामकरण, कुछ एग्जांपल आपको और बताए जा रहे हैं। अब देखिए बेटा, ये है आपके पास ईथर का ऑक्सीजन परमाणु, इससे दो एल्किल समूह अलग अलग जुड़े हुए हैं। इसका साधारण नाम लिखेंगे, एक तरफ मेथिल है, एक तरफ क्या है बेटा? फेनिल। तो मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। यहां देखेंगे तो क्या हो गया? एथिल और फेनिल है, तो एथिल फेनिल ईथर। अब देखिए बेटा, यहां पे एथिल और ये क्या हो गया? आइसो ग्रुप आ गया।
इसको क्या कहेंगे, एथिल आइसोप्रोपिल ईथर, एथिल आइसोप्रोपिल ईथर, एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। अब देखो बेटा ये तो इस प्रकार से आप ईथर का क्या लिखते हैं, साधारण नाम लिखते हैं। अब आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण, देखो बेटा ईथर को आईयूपीएसी नामकरण में क्या कहते हैं, एल्कोक्सी, पूर्व लग्न रहता है इसका एल्कोक्सी एल्केन, क्या कहते हैं बेटा, एल्कोक्सी एल्केन। वो तो एल्केन होता है मेनली, उसी के अकॉर्डिंग फिर जो भी अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसकी पोजीशन लिख दी जाती है, एल्कोक्सी एल्केन। इज दैट क्लियर? ईथर को आईयूपीएसी में क्या कहते हैं बेटा, एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। क्लियर है? अब देखो एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं, और बाकी आईयूपीएसी में जो यहाँ जो एल्कोक्सी है ये क्या है, प्रीफिक्स है, मतलब पूर्व लग्न की तरह यहाँ काम में आता है। अब देखो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ईथर में का जो आईयूपीएसी नामकरण अपन करेंगे तो आईयूपीएसी नामकरण करने के तरीका वही है जो पहले की कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है, फिर पूर्व लग्न को लगाना रहता है, फिर बाद में अनुलग्न का क्रियात्मक समूह को, इसके अलावा अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, वो का वही जो मेनली कार्बन श्रृंखला का चयन, लंबी कार्बन श्रृंखला, फिर उसके बाद में नाम लिखते हैं तो प्रतिस्थापी समूह को लिख देते हैं, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला लिखते हैं, फिर बाद में उसके बाद में जो क्रियात्मक समूह होता है उसका अनुलग्न। लेकिन मैं आपको बता देता हूं ईथर जो क्रियात्मक समूह होता है उसमें अनुलग्न कोई नहीं होता है, उसमें केवल एक पूर्व लग्न होता है, एल्कोक्सी। क्या होता है बेटा, एल्कोक्सी। तो देखिए बेटा अब आपके पास इनके में ये तो साधारण नाम लिखे हैं, यहां मैं आपके पास आईयूपीएसी नाम भी लिख रहा हूं बेटा। क्या लिख रहा हूं बेटा, इनके आईयूपीएसी नाम भी लिख रहा हूं कि इनके आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाएंगे। अब देखिए आपके पास कार्बन श्रृंखला आप देख रहे हो कि एक कार्बन की है, क्लियर है। अब एक कार्बन की कार्बन श्रृंखला है, इसका जो इधर वाला हिस्सा बच गया ये क्या कहलाता है बेटा, एल्कोक्सी। क्या कहलाता है बेटा, एल्कोक्सी। अब एल्कोक्सी एक कार्बन होता है तो मेथोक्सी, दो कार्बन होता है एथोक्सी, तीन प्रोपोक्सी, चार क्या होता है ब्यूटोक्सी, पेंटोक्सी, ऐसे ही होता है। तो एक कार्बन है इसका मतलब क्या हो गया बेटा, देखो मेथोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन है तो एक कार्बन है तो क्या हो गया मेथोक्सी, और कितने कार्बन है, एक। क्लियर है, एक कलबंद वाला ही है, मेथेन, मेथोक्सी, मेथेन। क्लियर है, मेथोक्सी, मेथेन। अब यहां पे देखो बेटा सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला ये हो गया, बचा हुआ पार्ट क्या रह गया, ये मेथोक्सी, और ये क्या है बेटा, एथेन, मेथोक्सी, एथेन। अब नेक्स्ट देखिए बेटा यहां पे ये कार्बन श्रृंखला बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, एल्कोक्सी पूर्व लग्न की तरह, तो क्या हो गया, दो कार्बन का है तो एथोक्सी, एथोक्सी, एथेन। इसका मतलब डाइएथिल ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या हो गया बेटा, डाइएथिल ईथर का आईयूपीएसी नाम हो गया एथोक्सी, एथेन। यहां देखो बेटा ये बड़ी कार्बन श्रृंखला बच गया क्या, एथोक्सी बच गया ना, तो एथोक्सी, एथोक्सी प्रोपेन, क्या हो गया बेटा, एथोक्सी प्रोपेन। आपने इसका नाम लिख दिया एथोक्सी प्रोपेन। अब देखिए बेटा यहां पे देखिए यहां पर बड़ी कार्बन श्रृंखला में तो यही रहेगा, और जब अगर अपन बात करते हैं बेंजीन वलय को आप प्रतिस्थापी के रूप में काम में लेते हैं तब वो काम में आती है बेटा फेनिल के रूप में, वरना इसको क्या लिखते हैं आप, बेंजीन। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास बच गया क्या, मेथोक्सी, मेथोक्सी बेंजीन। क्या है बेटा, मेथोक्सी बेंजीन हो गया। क्लियर है, इसका फेमस नाम भी होता है बेटा एनिसोल। क्या होता है, फेमस नाम होता है इसका एनिसोल, इसको फेमस नाम से जाना जाता है। ये क्या हो गया बेटा, ये एथोक्सी, देखिए एथोक्सी बेंजीन हो गया। क्लियर है। अब यहां पे देखेंगे अगर अपन बात करेंगे इसका जो आईयूपीएसी नाम लिखेंगे वो देखो बेटा इसमें क्या कार्बन श्रृंखला तो आपके पास ये होगी 3 कार्बन की, बट अब क्या हो गया नंबरिंग देनी पड़ेगी। यहां सभी के पास क्या है बेटा 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, सभी में देख लेना आप, सभी में 1 नंबर पे जुड़ा रहता है, सभी में 1 नंबर पे जुड़ा रहता है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। क्लियर है कि 1 एथोक्सी मेथेन, 1 मेथोक्सी मेथेन, ऐसा ही नहीं लिखा। अब यहां पे देखो अपने पास नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये अपने पास जो इसका समूह है पूर्व लग्न के रूप में कार्बन में आ रहा है क्रियात्मक समूह, तो उसकी अगर अपन बात करें 1 2 3 नंबरिंग इधर से करेंगे तो भी 1 2 3 मतलब 2 नंबर पे आ रहा है, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया बेटा, इसका
इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। 2 पे क्या आ रहा है आपके पास, एथोक्सी, 2 एथोक्सी, 2 एथोक्सी क्या हो गया बेटा, प्रोपेन, 2 एथोक्सी प्रोपेन। इज दैट क्लियर? तो ये इस प्रकार से आप ईथर का क्या लिखते हैं बेटा, ईथर का आईयूपीएसी नामकरण और साधारण नामकरण करते हैं। आप देखो बेटा, मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए बेटा, अब अपन ने डिस्कस किया ईथर क्या होता है, उसका नामकरण देखा, उसका वर्गीकरण देखा। अब नेक्स्ट जैसे सिस्टमेटिक अपन पढ़ते हैं सभी कंपाउंड्स में, उसका क्या पढ़ेंगे अपन, निर्माण की विधियां, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके निर्माण की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है बेटा अपने पास विलियमसन सतत ईथरीकरण, विलियमसन कंटीन्यूअस एथरिएशन, ईथर फॉर्मेशन कंटीन्यूअसली, सतत ईथरीकरण। ये देखो इसके प्रयोगशाला की निर्माण की विधि भी है बेटा, प्रयोगशाला निर्माण, प्रयोगशाला निर्माण की भी क्या है बेटा, ये इसकी लैब मेथड भी है। अब इसमें क्या होता है बेटा, आपने इसको पढ़ा था, अपन इसमें डिटेल से और पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था कि जब एथेनॉल को अधिके में लेकर 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करवाई जाती है सांद्र H2SO4 से, तो आपके पास किसका निर्माण होता है बेटा, आपके पास निर्माण होता है ईथर का। पढ़ रखा है अपन ने। देखो बेटा कि आपने CH3CH2OH एथेनॉल प्लस 413 केल्विन और क्या ले लिया, सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। एल्कोहल का आधिक्य लेते हैं इस अभिक्रिया में CH2CH3, तो क्या हुआ H और ये क्या चला गया बेटा OH, क्या निकल गया, सांद्र H2SO4 जल को बाहर निकालता है, O CH2CH3 प्लस H2, किसका निर्माण हो गया बेटा, ईथर का, डाइमेथिल ईथर का निर्माण हो गया। अब देखो बेटा इस अभिक्रिया में होता कैसे है 413। अब किसी अभिक्रिया को अगर आप 443 पे ले जाएंगे तो आपके पास क्या होता है, ईथर की जगह क्या बन जाता है बेटा, एल्किन। होता निर्जलीकरणीय लेकिन क्या बन जाता है बेटा, एल्किन बन जाता है। अब देखिए CH3 CH2OH, क्लियर है? ये आपके पास क्या हो गया बेटा, यहां पे आपके पास एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन होती है HHSO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से। यहां क्या होता है बेटा, ये इसके साथ क्या हो जाता है, बाहर माइनस H2O जल निकल गया, CH3 CH2HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन हो गया। अब आपके पास क्या है बेटा, एक्सिस में है तापमान जो था 413 केल्विन का तापमान आप यहां पे रखते हैं इस अभिक्रिया में। अब देखो बेटा आपके पास क्या बचा हुआ, एथेनॉल बचा हुआ है, CH3 CH2OH, इज दैट क्लियर? तो ये H और ये HSO4 से क्या निकल गया बेटा, H2SO4 निकल गया बाहर, और आपके पास किसका निर्माण हो गया बेटा, आपके पास CH3 CH2, यहाँ क्या बचा हुआ है O CH2 CH3। इस प्रकार से आपके पास किसका निर्माण हुआ बेटा, आपके पास निर्माण हुआ ईथर का। ईथर का इस कंटिन्यूअसली ईथर फॉर्मेशन कहते हैं, सतत ईथरीकरण कहते हैं, विलियमसन सतत ईथरीकरण। अब देखो बेटा इसी अभिक्रिया में अगर अपन देखते हैं एथेनॉल की रिएक्शन आप करवा दो, देखो बेटा एथेनॉल की रिएक्शन करवा दो एल्यूमिना, वो भी निर्जलीकारक होता है Al2O3। एक होता है क्या आपके पास 523 केल्विन, क्या होता है बेटा 523 केल्विन ताप पर अगर अपन एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, एल्यूमिना से, तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास ईथर बनता है CH3 CH2O CH2 CH3, क्लियर है? इसमें आधिक्य रहता है। अब इसी एथेनॉल की रिएक्शन देखो, टेम्परेचर का इफेक्ट है, वहां भी ज्यादा टेम्परेचर दिया, Al2O3 653, कितना बेटा 653 केल्विन, 523 और 653 केल्विन दिया, तो यहां क्या होता है देखो CH2H, ये क्या निकल गया H2O, क्या बन गया यहां से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो आपको क्या है बेटा ध्यान रखने योग्य बात ये है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया अपन 413 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 से करवाते हैं तो ईथर बनता है, इसे सतत विलियमसन सतत ईथरीकरण कहते हैं। लेकिन इसी अभिक्रिया में अगर अपन टेम्परेचर को 413 से 443 केल्विन के आसपास या उससे ज्यादा के कर दे तो क्या होता है बेटा आपके पास
ईथर में बनके क्या बनता है एल्कीन। ऐसे ही एल्यूमिना भी निर्जली कारक होता है, इसको भी एथेनॉल से रिएक्ट करवाया तो 523 केल्विन ताप पर। अगर अपन बात करें इसके 2 मोल्स होंगे, यहाँ पे आधिक्य में रहता है, ये एक्सिस में लिख देता हूं मैं, कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूज होता है तो ये क्या रहता है बेटा एक्सिस में कंटीन्यूअसली सप्लाई होता रहता है। तो इससे क्या होता है आपके पास ईथर बन गया। लेकिन इसी एथेनॉल को अगर आपने 653 523 की जगह 653 केल्विन एल्यूमिना के साथ हीट किया तो आपके पास उत्पाद ईथर की जगह क्या प्राप्त होता है बेटा, उत्पाद एल्कीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा दूसरी, सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। देखो क्या होता है, अपन ने पढ़ी थी ये विक्रियाएं पढ़ी थी ऐसा ना, विक्रियाओं में क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की विक्रिया RX 2RX ले लिया, इसकी रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से करवा दी तो आपके पास क्या निकल गया बेटा ROR, ये आपके पास 2AgX तो बाहर ROR और क्या बन गया बेटा 2AgX। किसका निर्माण हो गया बेटा, ईथर का निर्माण हो गया। इस प्रकार से आप किसका निर्माण हो गया बेटा, ये रिएक्शन अपन ने पढ़ी हुई थी जब एल्किल हैलाइड पढ़ा। अब देखिए बेटा कुछ और इसकी रिमेनिंग पोर्शन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर पे कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर पे या नेक्स्ट एक मतलब आज के वीडियो के बाद 2 वीडियो में ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा बेटा कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है, बच्चों ने काफी डाउट्स मेरे साथ कंसल्ट किए, इनको और भी डाउट है तो मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के स्टूडेंट्स है 12th स्टूडेंट उनको ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेंगे बेटा शेयर करेंगे। थैंक यू बेटा।